नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यूपी लेखपाल में ग्राम विकास एवं ग्राम समाज और एवं ग्रामीण परिवेश जो है हमारा टॉपिक है, उसमें से उसका अगला वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये घटना चक्र से लिया गया हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भू संपत्तियों पर हदबंदी, ये हमारा नया टॉपिक है। जनवरी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भू संपत्ति के आकार पर पाबंदी लगाने के लिए कृषि कानूनों को सभी राज्यों में 1959 के अंत तक अवश्य लागू कर दिया जाना चाहिए। इससे भूमि के स्वामित्व में प्राप्त विषमताएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सामाजिक असमानताएं, शोषण तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक भूमि की हदबंदी नहीं होगी एवं अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीन सीमांत श्रमिकों के बीच नहीं होगा। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। कौन कौन से 2 चरण? पहली अवस्था कब? संशोधन पूर्व की हदबंदी कानून 1960 से 72। भूस्वामी से हदबंदी भूमि का हस्तांतरण की व्यवस्था करना संपूर्ण मुद्दा था। चूँकि हदबंदी नियमों के लागू करने से होने से भूमि के हस्तांतरण में हदबंदी के नियम का उद्देश्य परिवर्तित हो सकता था। इसके तहत हस्तांतरण परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे थे। यह भूमिधर वर्ग के लिए लाभप्रद था, जहां लागू किए गए जाने की इकाई व्यक्ति था। यह सुझाव दिया गया कि हदबंदी बिना विचलित किए हुए एक परिवार के योग पर लगे न कि व्यक्ति पर। चौथी योजना कौन सी? 69 से 75 में समय तक यह महसूस किया गया कि वर्तमान में विधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन की वजह से लगभग 9,64,800 हेक्टेयर जो भूमि है अतिरिक्त घोषित की जा सकी और इसमें लगभग 6,40,000 हेक्टेयर भूमि का राज्य सरकारों ने हदबंदी किया। वे लोग जिनके पास हदबंदी से अधिक भूमि थी उन्हें मुआवजा दिया जा रहा था। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने निर्णय लिया कि भूमि की हदबंदी तभी किया जाए जब मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध हो। पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में बहुत से भूस्वामियों को द्वारा मुकदमा किए जाने की वजह से यह रुका हुआ था। यहाँ प्रशासनिक वैधानिक अवरोध भी थे। वे भूस्वामियों द्वारा समर्पित की गई कोटि की भूमि की समस्याएं उत्पन्न कर रही थी। दूसरी अवस्था क्या है? राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के बाद संशोधित हदबंदी कानून 1972। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात यह पाया गया कि भूमि सुधारों द्वारा जुटाई गई भूमि अपेक्षा से बहुत कम थी। हदबंदी नियमों में अप्रभाविता, कृषि उत्पादन की अति आवश्यकता, देश में भूमि छीनो आंदोलन के रूप में किसानों में असंतोष की हदबंदी कानून की समीक्षा की गई। केंद्रीय भूमि सुधार समिति 1971 में इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हुआ, जिससे आखिर भूमि हदबंदी पर भविष्य में कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए गए। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। सिंचित भूमि के लिए हदबंदी, आधारभूत सीमा, पति पत्नी, छोटे बच्चों, 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 2 फसलों के साथ साथ 10 से 18 एकड़ के बीच होना चाहिए। यह जमीन की उर्वरकता एवं दूसरे कारकों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। अन्य भूमियों के लिए जल उत्पादकता, मिट्टी, फसल इत्यादि ध्यान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा कितनी? 54 एकड़ 5 लोगों के परिवार के लिए होगी। आधुनिक यांत्रिक आदि फार्मों की सभी रियायतें समाप्त कर दी जाएं।
बागानों, चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि के लिए रियायतों के बारे में राज्य में विचार किया जाना चाहिए। समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ, जो राष्ट्रीय दिशा निर्देशों से सहमत था। अधिकतर राज्यों ने 24 जनवरी 1974 को राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के नियम लागू होने की प्रस्तावित तिथि मान लिया। अधिकतर हदबंदी कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए। यह संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के कथित मूल्य उल्लंघन के आधार पर अदालत में किसी भी चुनौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था। 8वीं योजना 1992 और 97 के अंत में 2.30 मिलियन हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त घोषित की गई, जिसमें 2.09 मिलियन हेक्टेयर भूमि 5.5 मिलियन लाभार्थियों में वितरित की गई। 9वीं योजना के अंत तक स्थिति लगभग समान थी। छुपाई हुई भूमि की पहचान में कोई प्रगति नहीं हुई, जिसमें उसका विवरण भूमिहीन गरीब किसानों गरीबों के किया जाता। भू संपत्तियों की चकबंदी। भू संपत्तियों को छोटे हिस्सों में विखंडन का मुख्य कारण बारिशों के मध्य भूमि के विभाजन की पारंपरिक परिस्थिति, परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियों भू संपत्तियाँ न केवल छोटी हुई अपितु टुकड़ों में वितरित हुईं। भूमि की चकबंदी का प्रयास देश के कई हिस्सों में पृथक लोगों में द्वारा सहकारिता आंदोलन के तत्वाधान में किया गया। भू संपत्तियों के चकबंदी की आवश्यकता के बारे में 1917 में सोचा गया था। इसी वजह से कृषि की अखिल भारतीय परिषद ने स्थानीय सरकारों को सरकारी समितियों के कुल सचिवों को सलाह करके उपचार के कदमों को तैयार करने के लिए ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 1928 में चकबंदी का मामला कृषि के राजकीय आयोग के सुझावों के अंततः स्थापित हुआ। भू संपत्तियों की चकबंदी की वैधानिक विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। उसके दो स्पष्ट चरण थे। पहली अवस्था 1920 के बड़ौदा अधिनियम से प्रारंभ हुई। इसका कार्यान्वयन उपयोग विशुद्ध ऐच्छिक आधार पर था। 1928 के केंद्रीय प्रांतों के भू संपत्ति अधिकार अधिनियम के साथ भू संपत्तियों की चकबंदी पर क्रमबद्ध बाध्यता लागू की गई। चकबंदी के बाध्यता के एक क्रमबद्ध सीमा पर केंद्रीय प्रांत चकबंदी 1928 के अंतर्गत लागू किया गया। दूसरी अवस्था शुरुआत ने 1947 में विघटन रोका। भू संपत्ति के चकबंदी के बम्बई अधिनियम से हुई, जिससे राज्यों के चकबंदी करने की दबावों को उपयोग करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया। 31 मार्च 2007 तक कुल चकबंदी क्षेत्रफल 66.10 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि कुल कृषि क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। चकबंदी की प्रगति पर कई कारणों की वजह से रुकावट आई, जिसमें निम्नलिखित हैं। बटाईदारों एवं काश्तकारों में विस्थापन का भय। यह भय कि बड़े किसानों का ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि बेहतर श्रेणी की जमीन के वो प्रमुख लाभार्थी हो जाएंगे। भू अभिलेखों के संरक्षण एवं सामयिक बनाना। भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी होने के लिए भूमि अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था एक पूर्व शर्त थी। 1987-88 में उड़ीसा एवं बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने एवं भू अभिलेखों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना प्रारंभ हुई। यह परियोजना 1989 से 90 में अन्य राज्यों में लागू की गई। यह परियोजना सर्वेक्षण, पुनर्व्यवस्था के कार्यों एवं राजस्व व्यवस्था
कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, सर्वेक्षण एवं व्यवस्था कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए, सुविधाएं एवं ग्रामीण स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराती है। प्रत्येक राज्य में अधिकार के अभिलेख के यह आशा थी कि प्रत्येक भूखंड एवं सर्वेक्षण अंक के बारे में सूचना होगी, जैसे उसका क्षेत्रफल, उसका मालिक का नाम, भूमि की श्रेणी। 10वीं योजना की SRA और URL परियोजना में न केवल छुपी हुई भूमि की पहचान करने के लिए अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने के लिए बल दिया गया। भू राजस्व प्रशासन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय 1995 की समिति द्वारा जारी रिपोर्ट को विभिन्न राज्यों में भू अभिलेखों की अस्त व्यस्त व्यवस्था में सुधार एवं समानता लाने का पहला व्यवस्थित प्रयास माना जा सकता है। उस समिति ने कुछ क्रांतिकारी सिफारिशें की। कौन कौन सी हैं? भूमि प्रशासन को पंचायती राज संस्थाओं में हस्तांतरित करना, राजस्व विभाग का नाम बदलकर भूमि प्रशासन विभाग करना, भूमि अभिलेखों के बेहतर रखरखाव के लिए कुल सचिव तहसीलदार के कार्यालयों को सम्मिलित कर देना चाहिए। अगला देखते हैं, नए विकास, सहकारिता से संविदा कृषि। पिछले 3 दशकों में दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन काश्तकारी नियमों के नए तरीकों से प्रभावित करते हैं। 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसलिए भूमि सीमा में और कमी वितरण के लिए भूमि हदबंदी कर अब एक विश्वसनीय नीति नहीं रह गई है। बाजार आधारित विकास के विपरीत काश्तकारी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। भूमि सुधारों का अंतिम उद्देश्य भारत में सहकारी कृषि को स्थापित करना। कृषि सुधार समिति द्वारा सुझाव दिया गया था, वह बहुत से सरकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी सहकारी कृषि के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित माने जा सकते हैं। किसान इस व्यवस्था में स्वेच्छा से सम्मिलित न होने की बाध्यता से वे अपनी भूमि पर स्वामित्व बनाए रखें, अर्थात वे भूमि पर अपने स्वामित्व के अधिकार का समर्पण नहीं करेंगे। वे अपने संसाधनों जैसे भूमि, पशुओं आदि को हासिल करेंगे। खेतों को एक इकाई के रूप में संचालित कर दिया जाएगा से सदस्यों का चयनित करना। प्रत्येक को उत्पादन में हिस्सा प्रदान की गई भूमि किए गए श्रम के अनुसार प्राप्त होगी। चौथी योजना क्या है? 1969-71 में सहकारी कृषि की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि यद्यपि सरकारी कृषि आधिकारिक रूप से स्वीकारी गई, लेकिन वास्तविक अभ्यास में जरा भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। अब संविदा कृषि व्यवस्थाएं उन्हीं दोनों उद्देश्यों, खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राप्त वैकल्पिक उपकरण के रूप में सामने आ रही हैं। कृषि के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में सहायता करेंगी। संविदा कृषि किसानों के पैदावार व आय बढ़ाने की सहायता करती है, जिसमें किसानों के आकार का महत्व नहीं है। संविदा कृषि स्वतंत्र कृषि उत्पादन एवं व्यावसायिक अधीनस्थ कृषि के बीच की अवस्था है। छोटे किसानों के लिए एक समूह के में कार्य करने की व्यवस्था है, जिससे वो उपभोक्ता के उद्योग के साथ साथ अपने अनुबंध को सफलता से प्रबंधित कर सकेंगे। इसमें से कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। उसी दौरान किसानों को उत्पादों के मूल्यों की अस्थिरता के खतरे की सुरक्षा होती है। उन्हें कृषि प्रसंस्करण उद्योगों जैसी तकनीकी सहायता की प्रदान की गई। भूमि सुधार एक मूल्यांकन। भूमि सुधार के कदम काफ़ी हद तक पारंपरिक
जमींदारों व अनुपस्थित भूस्वामियों की समस्याओं को तोड़ने में सफल रहे। आज भूमि के मालिक भूमि राजस्वों एवं अन्य करों के भुगतान के सीधे राज्य सरकार को करने के लिए उत्तरदायी हैं। भूमि पट्टों एवं सुरक्षा एवं भूमि के वितरण फलस्वरूप अब भूमि के मालिक इसके विकास एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए रुचि लेने लगे हैं। कर का नियंत्रण लगभग सभी राज्यों में लागू हो गया। काश्तकारी को समाप्त करने, काश्तकारों को बेदखल करने, काश्तकारों द्वारा समर्पण पट्टा की गई भूमि का काश्तकारों द्वारा खरीदने से संबंधित नियमों के माध्यम से सुरक्षित रैयत हैसियत की मजबूती दी गई। नवीन एवं कल्याणकारी रास्ता भूमि सुधार एवं व ग्रामीण विकास की मुख्य धारा में शामिल है। अब यह कार्यक्रम केवल राजस्व विकास के प्राथमिक रूप से संबंधित नहीं है। इसके विकास हेतु निम्नलिखित कदमों का सहारा लेना उपयुक्त होगा। हदबंदी से अधिक भूमि की उचित पहचान, बेनामी हस्तांतरण भी की पहचान की गई। कुछ हद तक संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुपजाऊ भूमि को अपने अधिकारों में लिया गया। नए आवंटितों कृषि प्रारंभ करने के उपयोग ऋणों के प्रावधान करने के लिए पुराने संरक्षक को ऋण जाल में नहीं फंसेंगे, साथ में भूमि के अलग होने की संभावना को परिस्थिति से बचे रहेंगे। काश्तकारी अधिकारों को स्थापित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करना, स्वामित्व को अभिलेखों के नाम दर्ज कराना, काश्तकारों को घरों से बेदखली के विरुद्ध कानूनी शारीरिक सहायता समर्थन, क्योंकि अनेक काश्तकार कई क्षेत्रों में भूस्वामियों की जमीन पर महज अनुमति के स्वामित्व से रहते। कर्जदारी वजह से विस्थापन, औद्योगिक, जल, विद्युत इत्यादि पूंजीवादी कृषि की वजह से भूमि से विस्थापित होने रोकना। संविदा कृषि के संस्थागत व्यवस्था को प्रोत्साहित, साथ में स्वामित्व से अधिकार की रक्षा करना, छोटे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना। कार्यान्वयन प्रक्रिया में कार्यान्वयन तंत्र, ग्रामीण श्रमिकों संगठनों के बीच बहुत अच्छे समन्वय की जरूरत। सामाजिक विषमता तभी ठीक की जा सकती है जब ग्रामीण अमीरों संशोधनों पर नियंत्रण समाप्त करने के लिए शक्तिशाली विपरीत दबाव का निर्माण हो सके। भूमि सुधार शक्ति संतुलन में लगातार हो रहे परिवर्तनों का कारण प्रभाव दोनों हैं। ग्रामीण गरीबों को भूमि सुधार परियोजना के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर में उचित प्रतिनिधित्व के साथ निर्णायक भूमिका देने की नई शुरुआत की जा सकती है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।